हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो ये सीरीज़ पॉलिटी की है और एक साइंस की भी चल रही है। साइंस के अंदर मैं अब तक 2022, 21 और 20 की क्वेश्चंस डाल चुका हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, चेक कर लो। सिमिलरली पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें मैं 2022, 2020, 2021 के क्वेश्चन डाल चुका हूं। अभी 2019 के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटी के थे, जो कि सीएपीएफ 2019 के अंदर देखने को मिले। कुछ क्वेश्चन ईजी है, कुछ डिफिकल्ट भी हैं, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। नॉलेज की तरफ थोड़ा कम ध्यान रखूंगा, एलिमिनेशन की तरह क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो अभी नहीं देखी है 2022 की, 20 की और 21 की, तो आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाकर के देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने भी देखी है उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अगर चलो डाउट भी हो ना कि देखनी भी है कि नहीं देखनी है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो आए हुए हैं जो कि प्रेज कर रहे हैं उस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते आगे अपनी वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये लाइक 2020 के थे, 2019 के थे, तो ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैच्ड है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको अलग लगता है तो वो गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि यूपीएससी ने जो दिया मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, 2021-22 में की नहीं आई है तो कह नहीं सकते, बट 19-20 इनके जो क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ सारे करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अटॉर्नी जनरल के बारे में बोल रहा है, नॉट करेक्ट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको पता है आर्टिकल 76 होता है। ठीक है, 76 होता है, 75 होता है, देख लेना, एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, और उसके पास क्या होता है कि उसके पास कुछ पावर होती है कि राइट टू स्पीक इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यस, बिल्कुल ये पावर उसके पास है। ये उसके पास भी और एक मिनिस्टर के पास भी पावर है कि वो जिस भी हाउस का मेंबर हो ना हो, बोल पार्टिसिपेट दोनों में कर सकता है। वोट सिर्फ अपने वाले में देगा, और ये जो अटॉर्नी जनरल ये वोट किसी में नहीं देगा, बस पार्टिसिपेट करेगा दोनों हाउसेज में। दूसरा, इसके पास राइट है कि ऑडियंस बन सकता है इन द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। ये भी बात ठीक है, क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल उसको अपॉइंटेड किया जाता है जो कि एक वो पर्सन हो जिसकी क्वालिफिकेशन एज ए जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है एनी कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तीसरी बात तो इन्होंने ये खुद ही बोल दी कि जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ये बात ठीक है। चौथी चीज, ही इज अ होल टाइम काउंसिल। तो ये लक्ष्मीकांत के अंदर साफ साफ लिखा है, ही इज नॉट अ होल टाइम काउंसिल, और ना ही ये लोग मैटर्स के अंदर ज़्यादा उसको गवर्नमेंट के लिए लॉ मिनिस्ट्री का काम नहीं करता। उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री अलग से बनाई हुई है जिसके अंदर एक लॉ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो ये होल टाइम काउंसिल नहीं है, ये सिर्फ जो कोर्ट, जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं उनके अंदर रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जहाँ पे भी हो। ठीक है, तो नोट करेक्ट में क्या आ गया? डी आंसर है अपना, आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस इन लेजिस्लेचर। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की बात हो रही है, दे आर मैटर्स, दे आर रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एंड ओरल आंसर एट ए नोटिस लेस देन 10 डेज। तो ये बात तो ठीक है, ये लक्ष्मीकांत के अंदर लिखी है, आप पढ़ लेना इस चीज़ को। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा एलिमिनेशन टाइप की चीज़ है नहीं, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखी हुई है लक्ष्मीकांत के अंदर, आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को, यानी कि सी ऑप्शन गया। दूसरी चीज, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे किससे जाते हैं? ये मिनिस्टर से पूछा जाता है ना, तो ये एडमिसिबल भी तभी होंगे जब वो मिनिस्टर जो होता है वो एग्री हो जाता है आंसर करने के लिए। अगर वो एग्री नहीं होता है तो फिर वो एडमिसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी बात भी ठीक है। ठीक है, तीसरी चीज, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क ड्यूरिंग क्वेश्चन आर। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्वेश्चन आर के अंदर आस्क किए जाए कि ना किए जाए, तो ये तीसरी स्टेटमेंट है गलत, आंसर आ गया बी। ठीक है, ऑल्दो मेरे को भी डाउट था तीसरी स्टेटमेंट के अंदर कि कहीं तीसरी स्टेटमेंट सही तो नहीं है। अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं तीसरी स्टेटमेंट को सही मान के 1 2 3 लगा देता, बट यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो 1 और 2 ओनली दिया है, 3 स्टेटमेंट को गलत मानना है यूपीएससी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10th शेड्यूल आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे भी शेड्यूल ले डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। दो चीजें होती है, एक होती है स्प्लिट, एक होता है मर्जर। दो पार्टीज यानी कि 2/3 किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाकर के जुड़ गया, इसको बोलते हैं मर्जर। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर 1/3 होगा उसको बोलते हैं स्प्लिट, यानी कि 1/3 उस पॉलिटिकल पार्टी का 1/3 टूट के दूसरी पार्टी में जुड़ा, इसको बोलते हैं स्प्लिट। अगर ऐसा होता है तो डिफेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 91st या 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद चेंज किया गया ये, तो ये भी चीज़ ठीक है। तीसरा कह रहा है केसेस ऑफ डिस्प्यूट वो कौन डिसाइड करेगा? तो स्पीकर ऑफ द हाउस या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस। ठीक है, और अगर कोई भी मैटर जो है वो अनरिजोल्व रहता तो भी स्पीकर और उसी के पास ही रहेगा, चेयरमैन के पास, क्योंकि ऐसी कोई पार्लियामेंट ने कोई लिमिटेशन, कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं बताया गया कि इतने टाइम के अंदर उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। तो सालों साल भी पड़ा रहे तो भी
स्पीकर और चेयरमैन ही देखेगा। तो डी स्टेटमेंट क्या है, गलत। आंसर क्या आ गया, डी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर के अंदर कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच। सबने पता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन किस में आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। दूसरा, सिटीजनशिप जो भी होगी वो सेंट्रल लेवल की चीज़ है, तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगी। तीसरी चीज़, लीगल या फिर मेडिकल या फिर अदर प्रोफेशंस, ये सारे के सारे अपने कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। बाकी पढ़ लेना जो है कि स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से, कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन से। एक टेबल दे रखी होगी, लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखी है, कहाँ पे, अपेंडिक्स के अंदर। तो उसमें से आप देख सकते हो कि कौन सा मैटर किस लिस्ट के अंदर आता है। एक बार रीडिंग मार लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट क्या होती है? देखो, जब इलेक्शन जब होते हैं ना, उसमें जो ईवीएम मशीन होती है जिसमें बटन दबाते हैं, उसके साथ में एक वीवीपैट भी लगी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्लिप आती है 7 सेकंड के लिए। उसमें आपका वोट दिखाया जाता है कि आपने किस नंबर पर डाला है, ठीक है। तो उसके बाद वो स्लिप अपने आप कट के वो नीचे गिर जाएगी। तो ये वीवीपैट पहली बार कब यूज़ की गई थी? तो ये नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, नागालैंड, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में गिवन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्टली लक्ष्मीकांत से सोल्व हो जाएंगे, एक दो को छोड़ के। तो ये लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर अब ये कि इधर उधर नोट्स के चक्कर में भागोगे, इस तरह की चीज़ें तो देखो नोट्स में नहीं मिलेगी, गारंटी है। किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के नोट्स हो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं उनके अंदर, ठीक है। ये ये लक्ष्मीकांत के अंदर ही मिल सकता है आपको। तो नोक्सेन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, नागालैंड, बी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी के अंदर नहीं प्रोवाइडेड है। तो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, ये तो है। आर्टिकल मैं याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी भी याद नहीं है, आप वो देख लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी है आर्टिकल 50, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो है। ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या लिखा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये नहीं है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन क्या होगा? गलत। और वो पूछ रहा है नोट करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्स वेबर आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मेरे एग्जाम में आता मैं छोड़ के आ जाता इसको, ठीक है। अब आपका डिसीजन है कि आप इसको छोड़ के आओगे या करके आओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जिसके बारे में आपने कभी ना पढ़ा हो। ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं है और ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। एक बुक है शायद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 12th की पॉलिटी की बुक है, शायद उसमें मिल जाए तो मिल जाए, बाकी मेरे को पता नहीं उसमें भी है कि नहीं है। और ना ही मैंने कभी पढ़ा, ना ही मैंने इसके ऊपर कभी रिसर्च करने की कोशिश करी। मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा, इसमें ना मेरे से कोई एलिमिनेशन लग रही है, ना ही मेरे को कुछ हो रहा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेरे को पता है, पक्की बात, ये तो ठीक है। मैक्स वेबर का आइडियल थ्योरी बात कर रहा ना, वो आइडियल थ्योरी, सिंपल सोचो आइडियल थ्योरी क्या होती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, चलो इसको एलिमिनेशन से करके देखते हैं, ठीक है। इसको एलिमिनेशन से करके देखते हैं। आइडियल थ्योरी की बात कर रहा है, हमें नहीं पता मैक्स वेबर कौन है, हमें आइडियल थ्योरी सोचनी है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई बात करेगा कि ये आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, तो आइडियल कौन सी होगी? जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक है, ये तो आप हर कोई मानते हो, ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन गया और आपका डी ऑप्शन गया। अब उसके बाद दूसरी चीज कह रहा है इट रेफर्स टू अ डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर। तो एक जगह बोल रहा है स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैरेक्टर है, एक जगह बोल रहा है डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर है। सही से देखोगे ना तो आइडियल थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये दोनों आपस में क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक बोल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी डोमिनेंट क्लास होगी, एक बोल रहा है कि उसमें स्ट्रक्चरल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि हायरार्किकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से मेरे को फील होता है कि अगर आइडियल थ्योरी के हिसाब से लगाना होता तो मैं ए को गलत मानता। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैंने पहले भी बताया, दो कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो दोनों तो साथ में आएंगी नहीं, कोई एक सही है। और हमने पहले बोल दिया कि पहली तो गलत है, तो यानी दोनों साथ में आएंगी नहीं। इसका आंसर बी है, 2 ओनली। कई बार हो जाते हैं क्वेश्चन सोल्व, कई बार नहीं हो पाते, ठीक है, बट ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इतने मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements regarding the DPSP is not correct? DPSP के बारे में बोल रहा है, नोट करेक्ट, ठीक है। स्टेट शेल फॉलो द DPSP इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन मेकिंग ऑफ द लॉज, ये तो ठीक है, स्टेट को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कहा कि मस्ट फॉलो, शेल फॉलो बोला है, ठीक है। मस्ट लिखा होता तो गलत हो जाता। DPSP एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं पता अभी इसके बारे में, थोड़ी सी भारी भरकम स्टेटमेंट है, अभी छोड़ देते हैं। DPSP हैज द प्रीसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी ना। फंडामेंटल राइट की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू DPSP, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स, कौन से है वो? 39B एंड 39C।
अगर ये दो आर्टिकल्स आते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 आते हैं, तो उनके कंपैरिजन में 39B और 39C जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 उनकी इंपॉर्टेंस कम होगी, बस इतना है। उसके अलावा बाकी कुछ भी बच गया तो फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस ऊपर है, डीपीएसपी की कम है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत, नोट करेक्ट पूछ रहा था, सी आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी हमें पता भी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। और डीपीएसपी और नॉट एनफोर्सेबल, ये तो सबको ही पता है कि नॉट एनफोर्सेबल होती है ये भी, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ठीक है, और प्रीएम्बल भी। आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी है? देखो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, लेकिन इसको फिर भी एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, और आपको बताता हूँ कि कैसे आप सोल्व कर सकते हो। लिबरल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जो कि यहाँ पे भी लिखा है उदार डेमोक्रेसी। उदार का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्री, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस कम हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं। एक बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, यानी कि इसकी पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। किसकी वजह से? फंडामेंटल राइट की वजह से, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, अपना जुडिशरी की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, ये बोल रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर मिलती है। तो एक बोल रहा है लिमिटेड, एक बोल रहा है अनलिमिटेड, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये साथ में नहीं आएंगी। ठीक है, या तो 1 ठीक होगा या तो 3 ठीक होगा, दोनों साथ में नहीं आएंगी। जहां पे भी 1 और 3 साथ में, सारे ऑप्शन काट दो। ए भी गया, ठीक है, और आपका डी भी गया। ठीक है, अब इससे ये पता चल गया 2 ऑटोमेटिकली करेक्ट है। अब उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसी है। अब बात क्या कर रहा है? लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास अगर अनलिमिटेड पावर आ गई तो वो तो किसी को भी कभी भी उठा के जेल में डाल देगी ना। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या है? गलत। तीसरी गलत है, इसका मतलब क्या आंसर हो गया कि बी ऑप्शन है 1 और 2। ठीक है, समझ गए होगे आई होप कि कैसे सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। देखो ये भी मेरे को नहीं पता था पॉलीआर्की क्या होता है, लेकिन इसको भी थोड़ा एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं। देखो मोनार्की का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल लीडर है, सिंगल लीड करेगा। और पॉलीआर्की का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होगा? बहुत सारे। तो एक क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो ये बात हो भी सकती है, क्यों? क्योंकि किसी ने ये थोड़ी बोला है कि पॉलीआर्की में इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं होंगे, हो सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड। अभी ये नहीं पता। प्रैक्टिकली ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। ठीक है, ये जो है इसने प्रैक्टिकली बोल दिया, इसने प्रैक्टिकली वर्ड यूज नहीं करा होता ना, लिखा होता ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, तो ये चीज गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे अडल्ट्स के ऊपर वोट हो कि ना हो, बट यहाँ प्रैक्टिकली बोला है, मतलब ये बोल रहा है जनरल तौर पे, यानी कि जनरली, आम तौर पे। ठीक है, या व्यवहारिक तौर पे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी मैं सही मान रहा हूँ। तीसरा, देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट। तो पॉलीआर्की जो है उसके अंदर क्या होता है? जैसे मोनार्की भी होती है तो वहां पे भी फ्री एक्सप्रेशन होता है और राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट होता है। तो ये मेरे को जो डाउटफुल स्टेटमेंट लग रही है वो लग रही है बी, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि पॉलीआर्की है ना, पॉलीआर्की एक होता है मोनार्की जिसमें एक ही लीड करेगा। पॉलीआर्की, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, अब कितने सारे? तो अगर रेस्ट्रिक्टेड होता तो फिर पॉलीआर्की नहीं बोलते ना उसको या तो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी कुछ बोलते, या फिर उसको कुछ मोनार्की बोलते, या कुछ और टर्म होते जो यूज करते। पॉलीआर्की का मतलब बहुत सारा हो गया ना। तो राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप ऑफिस के लिए जब खड़े हो गए, इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, तो वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन होते तो कुछ ही लोग होते हैं ना, फिर वो पॉलीआर्की नहीं बनता। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। बाकी यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी ही दिया था, और इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, पॉलीआर्की के फीचर के बारे में बता दूं। पॉलीआर्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पीपल है ना उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल की जो चॉइसेस है उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल होता है आर्टिकल 110। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ये तो बस बिल्कुल आएगा मनी बिल में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से मनी पे करनी हो, ये भी आएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से मनी का अप्रोप्रिएशन करना हो, ये भी आएगा मनी बिल में। सारी डेफिनेशन गिवन है लक्ष्मीकांत में। आर्टिकल 117 ये मनी बिल नहीं होता। ठीक है, ये बोल रहा है एनी फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 117 में 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, तो एक मनी बिल की कैटेगरी में आता है, एक मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो देयरफॉर ये कह रहा है एनी फाइनेंशियल बिल, तो ये बात गलत हो गई। इसका आंसर आ गया सी, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये तो साफ सीधी बात है, तो सबको पता होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन्हीं में से एक है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। देखो लोक अदालत क्या है, लोक अदालत वो अदालत होती है जो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं। ये किसी मैटर को लोअर लेवल पे सोल्व करने की कोशिश करती हैं। तो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, एक बोल रहा तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक ठीक से लग रही है, कॉमन लग रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो आएंगी इसके अंदर, ठीक है। और चलो नहीं भी पता है कि आएंगी कि नहीं आएंगी, बट ये गिवन है लक्ष्मीकांत के अंदर कि लोक अदालत जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, तालुक लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, ठीक है। जो पंचायत कमिटीज है ना, इनका खुद का जो लेवल है वो लोअर है एज कम्पेयर टू लोक अदालत। तो एज ए रिजल्ट पंचायत कमिटी इसमें ओड लग रहा है, बिल्कुल ओड जो है ना वो पंचायत कमिटीज है। इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। क्यों? बिकॉज लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं की जाएंगी बाय द पंचायत कमिटीज। पंचायत कमिटी के लेवल पे जो होती है वो कुछ होती है छोटी, बहुत छोटे लेवल की होती है। लोक अदालत तो फिर भी उनसे बड़ा लेवल है, ठीक है, तो वो इनके अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का मेंबर, आपको पता है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ऐसा कुछ होता है। और जो मेंबर बनने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज और वन क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड, या सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट का जज जो कि या तो हाई कोर्ट का जज हो या फिर पर्सन जो कि क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट का जज। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, आंसर आ गया सी, ठीक है। 2 और 3 आगे पढ़ लो। पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3 ओनली। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे CAPF 2019 के अंदर देखने को मिले पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले 2019 के एग्जाम के अंदर। 2019 का जो एग्जाम था उसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जितना हो सका उतना मैंने बताने की कोशिश करी, जितनी क्वेश्चन से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो बताने की कोशिश करी। जिसमें एलिमिनेशन लगता है वो बता देता हूँ, जिसमें नहीं लगता उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंस के 2019 के क्वेश्चन। फिर मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी के 2022, 21, 20, 19 हो चुके हैं, साइंस के भी 2022, 20, 21, 19 हो जाएंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि नया सब्जेक्ट शुरू करूँ, ठीक है। तो आपको सजेस्ट करना कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन शुरू करने हैं। ऑल्दो लोगों के द्वारा डिमांड तो ज्योग्राफी की करी जा रही है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि किसके क्वेश्चन चाहिए, ज्योग्राफी के चाहिए, हिस्ट्री के चाहिए, या फिर इकोनॉमी चाहिए, मैथ्स रीजनिंग चाहिए, जो भी हो आप वो बताओ। फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।